हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अन्नू एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जो अपनी सुंदरता से हर किसी को मोह लेती थी। अन्नू एक स्पा में काम किया करती थी, लोगों को तेल लगाया करती थी और उन्हें बॉडी मसाज दिया करती थी, जिससे उनको काफी ज्यादा रिलीफ मिलता था। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग उसके पास तेल लगवाने आते थे। ऐसे ही एक दिन नितिन नाम का एक लड़का उसके पास एक एड्रेस पूछने आता है। मैम, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकती हैं? जी जरूर बता दूंगी। पहले आपको मेरे इन प्यारे प्यारे हाथों से तेल लगवाना पड़ेगा। नो थैंक्स, मैं किसी और से पूछ लूंगा। इतना बोलकर नितिन वहाँ से जाने लगता है। तभी अनु उसको एड्रेस बताते हुए बोलती है, सुनिए, आगे वाली गली में तीसरा मकान है ये। थैंक्स एड्रेस बताने के लिए। इट्स ओके। मुझे लगता है कि आपने मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया। जी मेरा तो काम ही है लोगों को तेल लगाना और उन्हें रिलैक्स फील करवाना। बॉडी मसाजर हो? नहीं सर, किसी के भी हाथ, पैर, सर, घुटने, कमर में दर्द होता है ना, तो वो सीधा मेरे पास आते हैं मालिश करवाने के लिए, क्योंकि मेरे हाथों में जादू है। जब मैं तेल लगाती हूँ तो उनके सारे दर्द छूमंतर हो जाते हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जो भी हो। नितिन पहली बार अपनी बुआ कमलेश के पास आया था और अनु से मिलके उसे बहुत अच्छा लगता है और वो अनु के बारे में सारी जानकारी अपनी बुआ से ले लेता है और रोज उसके पास जाकर तेल लगवाने के बहाने उससे मिलने लगता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और वो अनु को पसंद करने लगता है। ऐसे ही एक दिन वो अनु के पास जाता है जहां अनु किसी और लड़के को तेल लगा रही होती है। ये देखकर नितिन उसे बोलता है, अनु, तुम तो बोल रही थी तुम सिर्फ बड़े बूढ़ों और बच्चों को तेल लगाती हो, पर यहाँ तो कुछ और ही देख रहा हूँ मैं। अरे मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये तो मेरा काम है, और इसका कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हो गया था। ये ठीक तो हो गया, लेकिन इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द है, जिसके चलते ये मेरे पास आया है मालिश करवाने के लिए। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ये बताने आया था कि कल मैं घर जा रहा हूँ, वहाँ जाकर मैं तुम्हारे लिए माँ से बात करूँगा, पर तुम माँ को मत बताना कि तुम ये तेल लगाने का काम करती हो, प्लीज मेरे लिए। और हाँ, शादी के बाद ये काम छोड़ देना, माँ को पसंद नहीं है ये सब। जो बोलोगे वही होगा, बस मेरे इन कोमल हाथों से तुम्हें तेल लगवाना होगा। कुछ ही देर बाद नितिन वहाँ से चला जाता है और अगले दिन अपने घर जाकर अपनी माँ कमला से बोलता है, माँ, ये अनु है, बुआ के घर के पास ही रहती है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। अच्छा, वैसे लड़की तो बहुत सुंदर है, क्या करती है ये? वो माँ, इसका एक छोटा सा पार्लर है, वही चलाती है। अपने बेटे की लड़खड़ाती हुई जुबान को देख कमला को कुछ शक होता है और वो उसकी बुआ को फोन करके अनु के बारे में सब पता कर लेती है। साथ ही उन दोनों को दूर करने के लिए कमलेश के साथ मिलकर प्लान भी बनाती है और अपने बेटे के पास जाकर उसे बोलती है, बेटा, मैंने ना मन्नत मांगी थी कि जब तू अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तब मैं तुझे लेकर माता रानी के दर्शन करने जाऊंगी। ठीक है माँ, बोलो कब चलना है? नितिन अपनी माँ की बातों में आ जाता है और अनु को फोन करके सब बता देता है। नितिन अपनी माँ के साथ बस में बैठकर निकल जाता है, जहाँ कमला उसका फोन अपने पास ही रख लेती है और उतरते वक्त फोन बस में ही छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद जब नितिन अपना फोन मांगता है तो कमला बोलती है, लगता है हम दोनों का फोन बस में ही रह गया, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं माँ, दर्शन करके घर जाते हैं और तब नया फोन ले लेंगे। वहीं 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अनु के पास नितिन का कोई फोन नहीं आता और कमलेश अनु के पास जाकर उससे बोलती है, अरे बेटा, मुझे तुझे कुछ बताना था कि हमारा नितिन इस दुनिया में नहीं रहा है। मेरी भाभी का फोन आया था, मेरा प्यारा बच्चा भगवान को प्यारा हो गया। जब नितिन का कोई भी फोन या मैसेज नहीं आता तो अनु भी कमलेश की बातों पर विश्वास कर लेती है और कुछ महीने यूं ही बीत जाते हैं।
पर नितिन अनु को कोई फोन नहीं कर पाता क्योंकि उसके नए फोन में अनु का नंबर ही नहीं होता और उसकी बुआ उससे झूठ बोल देती है कि अनु ने दूसरी शादी कर ली। ये सब कुछ जानने के बाद भी नितिन किसी और से शादी नहीं कर पाता और एक दिन वो खुद ही अनु के घर चला जाता है कि आखिर उसने उसे क्यों धोखा दिया। कमला और कमलेश दोनों उसको अनु से मिलने के लिए रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी पहुंच जाता है जहां अनु किसी बूढ़ी औरत को तेल लगा रही होती है और नितिन उसका हाथ पकड़कर उससे बोलता है, जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था, अगर तुम्हें औरों को तेल लगाकर उनके पास जाने का इतना ही शौक है, तो तुमने मुझसे प्यार का झूठा नाटक क्यों किया? क्यों मेरे होते हुए तुमने किसी और से शादी की? तुम्हारे बिना मैं कैसे जी रहा हूँ मुझे पता है, पर अब बहुत हुआ। आज मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब चाहिए। नितिन, तुम जिंदा हो? मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे तुम्हें यहाँ देखकर कितनी खुशी हो रही है। तुम्हारी बुआ ने कहा था कि तुम इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? ओह, तो तुम अब अपना झूठ छुपाने के लिए मेरी बुआ पर इल्जाम लगाओगी? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही नितिन, मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। कुछ महीनों पहले मैं तुम्हारी बुआ से मिलने गई थी तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो इस दुनिया में रहे ही नहीं और बहुत महीनों से तुम्हारी कोई खबर भी नहीं आई थी और ना ही तुम्हारा फोन लग रहा था, जिसके चलते मुझे तुम्हारी बुआ की बातों पर यकीन करना पड़ा और मैंने कोई शादी नहीं की है। अनु की बातें सुनने के बाद नितिन को कुछ समझ नहीं आता और वो अपनी बुआ के पास जाकर उनसे बोलता है, बुआ, आपने ये सब क्यों किया? आप क्यों चाहते थे कि हम दोनों अलग हो जाएं? आपने हम दोनों से झूठ क्यों बोला बुआ? नितिन बेटा, मुझे माफ कर दे। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि मैंने तेरी माँ के कहने पर किया था। उन्होंने मुझे जैसा जैसा बोला मैंने वैसा वैसा ही अनु को बोल दिया। मुझे माफ कर दे बेटा। अपनी माँ का नाम सुनने के बाद नितिन अनु से शादी कर लेता है और उसे अपने घर की बहू बनाकर अपनी माँ के पास ले जाता है और अपनी माँ से सवालों के जवाब मांगता है, जिस पर कमला उसे बोलती है, क्योंकि मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी जिसका कुछ पता ही नहीं कि वो कैसे कैसे आदमियों को और कहाँ कहाँ कैसे कैसे तेल लगाती है। आखिर हमारा भी तो नाम और रुतबा है। अगर मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अरे नाक कट जाएगी मेरी समाज के बीच में। और कौन जानता है कि ये तेल लगाने के साथ साथ और कौन कौन से कर्म करती होगी। अरे मैं इसे कभी अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। ठीक है माँ, अब अनु इस घर की बहू है और अगर आप इस घर की बहू की नहीं अपना सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं अनु को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ और अगर आपको अपने बेटे से थोड़ा सा भी प्यार है तो आपको अनु को दिल से अपनी बहू मानना पड़ेगा। माँ जी, अगर आपको मेरा तेल लगाना पसंद नहीं है तो मैं तेल लगाना छोड़ दूंगी, पर आप मुझे अपना लीजिए। मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। आपको जो अच्छा लगता है नितिन जी के लिए मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। कमला अपनी ममता के आगे झुक जाती है और ना चाहते हुए भी उसे अनु को अपनाना ही पड़ता है। वो अपनी बहू और बेटे का गृह प्रवेश करवाती है तो वहीं अनु भी शादी के बाद लोगों को तेल लगाना बंद कर देती है और फिर सब लोग एक दूसरे के साथ में खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। इशिता कॉलेज में पढ़ती थी और वो हमेशा ही एक कोशिश किया करती थी कि बिल्कुल अपनी बाकी सहेलियों के जैसे ही खूबसूरत दिखे। एक दिन वो शीशे के आगे खड़ी होकर मेकअप कर रही होती है। अब जल्दी से कॉलेज के लिए निकल जाती हूँ, वरना कहीं फिर से लेट ना हो जाऊँ। चल इशिता, जल्दी कर। इतना बोलकर इशिता कॉलेज जाने के लिए बैग लेकर जैसे ही जा रही होती है कि तभी उसकी माँ कामिनी उससे बोलती है, इशिता बेटा, नाश्ता तो करती जा। माँ, मैं लेट हो जाऊंगी और अगर लेट हो गई ना तो वो दोनों मुझे फिर से भाषण देने लगेंगी। अरे तेरी सहेलियों का खौफ क्यों है इतना तेरे अंदर? पहले नाश्ता कर, उसके बाद ही कॉलेज जाना, समझी? माँ की बात सुनकर इशिता को नाश्ता करना ही पड़ता है, जिसके बाद वो कॉलेज के लिए निकल जाती है और थोड़ी ही देर में वो कॉलेज पहुँच जाती है। जिसके बाद उसकी दोनों सहेलियाँ जीविका और सौम्या उसको टोंट मारते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग मिस।
क्या आप हमें बताने की तकल्लुफ करेंगी कि आपके ये लेट आने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? सॉरी यार, क्या करूँ, मम्मी ना बिना नाश्ता किए मुझे आने नहीं देती। रहने दे इशिता, ज्यादा बहाने मत बना, समझी? हम अच्छे से जानते हैं कि तू सुबह उठकर घंटों मेकअप करने में अपना ज्यादा वक्त बिताती है। हाँ सही कह रही है, लेकिन इसका चेहरा तो देख, जितनी देर भी शीशे के सामने क्यों ना खड़ी रहे, हमारे जैसा मेकअप तो कर ही नहीं सकती। अपनी दोनों सहेलियों की बात सुनकर इशिता को मन ही मन बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो बोल पड़ती है। यार तुम दोनों कैसे दोस्त हो, हमेशा मेरा मजाक बनाती रहती हो। जाओ, मुझे तुम दोनों से बात ही नहीं करनी। इशिता अपने दोस्तों से गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जीविका और सौम्या उसे सॉरी बोलकर रोक लेती है, जिसके बाद वो तीनों कॉलेज के क्लास में जाकर पढ़ाई करती हैं। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है, जिसके बाद क्लास खत्म होती है। तभी सौम्या बोलती है, चलो गाइस, क्लास खत्म हो गई, अब घर चलते हैं। अरे रिलैक्स यार, चलेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम स्वीट कॉर्न खाएंगे। आज जब मैं कॉलेज आ रही थी ना, तो मैंने देखा कि बाहर ना नई स्वीट कॉर्न की शॉप खुली है। अब तो फिर इंतजार किस बात का है, चलो चलते हैं। इस तरह कॉलेज खत्म होने के बाद तीनों सहेलियां स्वीट कॉर्न की शॉप पर जाकर स्वीट कॉर्न खाने लगती हैं। तभी बदलते मौसम के कारण तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर इशिता बोलती है, ओ तेरी, ये क्या भला है, बिना बादल बारिश कैसे होने लगी? अबे अपनी दोनों आंखें खोल के देख, बारिश हो रही है तेज। लेकिन आज अचानक से बारिश, आसमान में तो बादल भी नहीं थे। अरे मेरी बैल बुद्धि भेजे की मूर्ख सहेलियों, ये बारिश बदलते मौसम के कारण हो रही है। तुम दोनों को पता नहीं है क्या कि सर्दी शुरू होने से पहले बारिश होती है, जिसके बाद कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाती है। अब रुकने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही घर जाना पड़ेगा आज। इस तरह तीनों बारिश में ही भीगकर घर जाने लगती हैं, जिसके बाद जीविका की नजर इशिता के आई लाइनर पर जाती है, जो कि बारिश के कारण उसके चेहरे पर आ जाता है और वो बोलती है, ओह भूत भूत बचाओ। ओ सौम्या देख, इशिता का लाइनर ना उसके चेहरे पर कैसे फैल गया है। मुझे तो इसे देखकर डर लग रहा है, कहीं हमारा हुलिया भी इसके जैसा तो नहीं हो गया। अबे टेंशन मत ले, हमारा मेकअप नहीं उतरेगा और लाइनर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तूने और मैंने अपने मेकअप की शॉपिंग साथ ही की थी, और वो भी एक्सपेंसिव वाले मेकअप की। हाँ यार याद है। मेबलिन का लाइनर है हमारा, अभी क्या 6 घंटे तक और ऐसे ही चलेगा। लेकिन अब ये सोच कि इशिता का ये बारिश से बहता सस्ता लाइनर कैसे हटाएं चेहरे से। ऐसे ही उस बदलते मौसम की बारिश में जब तीनों सहेलियां चल रही होती है, तभी उसकी नजर छप्पर पर बनी एक बस स्टैंड पर जाती है, जहां तीनों बारिश खत्म होने तक रुक जाती है और सौम्या इशिता के चेहरे पर फैले हुए लाइनर और मेकअप को साफ करते हुए बोलती है, ओए, कौन सी सस्ती शॉप से तू ये अपना लाइनर और मेकअप लेकर आई थी? बारिश की 4 बूंदे पड़ते ही तेरा सारा मेकअप उतर गया। यार मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा, मैंने तो सारे मेकअप प्रोडक्ट देखकर ही लिए थे, और शॉप वाले ने मुझे बोला भी था कि सारे प्रोडक्ट वाटरप्रूफ है। लेकिन देखो ये क्या हो गया। अबे इशिता, उस शॉप वाले ने तुझे चूना लगा दिया, और सस्ते मेकअप ऐसे ही होते हैं। एक काम कर, कल हम तुझे अच्छे और एक्सपेंसिव मेकअप की शॉपिंग कराएंगे। इस तरह वो तीनों बात करने लगती हैं और बारिश खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो तीनों अपने अपने घर जाती हैं और ऐसे ही वक्त बीतता है, जिसके बाद अगली सुबह होने पर सौम्या उसे फोन कर, ओए इशिता, तू जल्दी से रेडी हो जा, मैं और जीविका बस घर से निकलने वाले हैं। आज हम कॉलेज नहीं जाएंगे, सीधा शॉपिंग करने जाएंगे, और वो भी मेकअप की। चल ठीक है, आती हूँ बस। इतना बोलकर इशिता कॉल कट कर देती है, जिसके बाद वो खुद से बोलती है, एक काम करती हूँ, एक बार अपना पिगी बैंक चेक करती हूँ, देखूँ तो सही पूरे साल में मैंने कितना पैसा जोड़ा है। इतना बोलकर इशिता पिगी बैंक से सारे पैसे निकालती है और उन्हें काउंट करती है। ओह नो, ये तो बस 11,000 है, ये तो कम पड़ जाएंगे। एक काम करती हूँ, अपने पॉकेट मनी भी चेक करती हूँ कितने हैं। इस तरह इशिता पिगी बैंक के पैसे और पॉकेट मनी लेकर घर से निकल जाती है, जिसके बाद वो तीनों सहेलियां मेकअप की शॉपिंग करने निकल पड़ती हैं। थोड़ी ही देर में वो मेकअप की शॉपिंग के लिए मेकअप मॉल पहुंच जाती है, जहां चारों तरफ कई वैरायटी के मेकअप थे।
ये देखकर इशिता बोलती है, वाओ यार, कितने सारे अलग अलग ब्रांड के मेकअप प्रोडक्ट हैं यहाँ। हाँ, और कितने एक्सपेंसिव, ये भी तो देखना। एक्सपेंसिव की टेंशन मत लो, ढेर सारे पैसे लाई हो। तुम दोनों बस मुझे शॉपिंग करवाओ मेकअप की। हाँ चलो वहाँ चलते हैं। इतना बोलकर वो मेकअप शॉप वाले के पास जाकर बोलते हैं, भैया मेबलिन, लोरियल और लैक्मी, इन तीनों ब्रांड के मेकअप प्रोडक्ट दिखाओ। ओके मैम, बट आपको मेकअप प्रोडक्ट लिक्विड वाला दिखाऊं या मैट? और इशिता बोल, कौन सा मेकअप लेगी तू, मैट वाला या लिक्विड वाला? यार तुम दोनों जो लगाती हो ना, वही लूंगी मैं भी। फिर तो तू मैट वाला ही ले, हम यही यूज करते हैं। हाँ, आप ये तीनों मेकअप प्रोडक्ट पैक कर दीजिए। और हाँ, सारा मेकअप मैट में होना चाहिए। आई शेडो भी मैट में देना, और आईलाइनर मेबेलिन का होना चाहिए, और वाटरप्रूफ होना चाहिए, और लिपस्टिक भी एकदम आइकॉनिक सी देना। ठीक है जीविका, कुछ रह तो नहीं गया? रुक, याद करने दे। अभी ब्लशर किट रह गया है, शिनर रह गया है, और हाँ तू इस बार मस्कारा भी वाटरप्रूफ लियो। थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन वो तेरे चेहरे की रौनक को हमारी तरह बना देगा। अरे मैम रिलैक्स, मैं सब कुछ आप लोगों के बिना बोले ही पैक कर दूंगा, डोंट वरी। पिछले 10 सालों से मैं इस मॉल में जॉब कर रहा हूँ, आप लोग बस बिल पे करने की टेंशन लीजिए। ओके ओके, पर थोड़ा जल्दी करो। इस तरह मेकअप शॉप वाला सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स पैक करते हुए बोलता है, ये लीजिए मैम, इसमें आपके मेकअप की सभी चीजें हैं जो आपने बोला था, और ये रहा आपका बिल। इशिता अपने एक्सपेंसिव मेकअप को देखकर बेहद ही खुश होती है, लेकिन जैसे ही वो उन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के बिल को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बोलती है, ओ तेरी, ये क्या भट्टा बैठ गया, इतना कॉस्टली मेकअप। अरे इतने सारे तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, बिल कैसे पे करूंगी। हाँ, एक काम करती हूँ, सौम्या से उधार ले लेती हूँ, बाद में उसे दे दूँ। इस तरह इशिता महंगे मेकअप की शॉपिंग का बिल पे करने के लिए अपनी सहेली सौम्या से बोलती है, ओए सौम्या, इतना बड़ा बिल पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़े से पैसे मुझे दे दे, वरना शॉप वाले के सामने मेरी इज्जत का फलूदा हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, ये ले, जल्दी दे दियो मुझे। जिसके बाद उस एक्सपेंसिव मेकअप की शॉपिंग के कारण न सिर्फ इशिता को अपनी पिगी बैंक और पॉकेट मनी यूज करनी पड़ती है, बल्कि अपनी सहेली सौम्या से भी पैसे उधार लेने पड़ते हैं। जिसके बाद वो घर आकर खुद से बोलती है, इतना कॉस्टली मेकअप तो ले लिया और सौम्या से पैसे भी उधार ले लिए, अब उसे पैसे कैसे दूंगी। माँ सही कहती है, इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी चादर हो, लेकिन मैं भी खामखा अपनी सहेलियों के बहकावे में आ गई और मॉल में जाके इतना एक्सपेंसिव सामान खरीद दिया। अब से कभी ऐसा नहीं करूंगी। इस तरह देर से ही सही, लेकिन इशिता को ये समझ आता है कि वो इतने एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट्स हर बार नहीं खरीद सकती, और ऐसे ही धीरे धीरे वो अपनी दोस्त सौम्या से लिए हुए मेकअप के पैसों को चुका देती है। और समय के साथ उसे ये भी समझ आता है कि इंसान को किसी भी महंगी चीज का आदी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो कल हमारे पास हो या ना हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।